Hello everyone, welcome to Docthub Talks. I am Dr. Sandeep Patel, founder and CEO of Docthub. Another episode of Docthub Talks. आज हमारे बीच है डॉक्टर अमीद इकबाल सर और वो एक्सपर्ट है फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन फील्ड में। तो बहुत सी बातें करेंगे हम इसके साथ, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है, किस तरह से ये फील्ड ग्रो हो रहा है इंडिया में और क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ है डॉक्टर्स एज वेल एज ऑल अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स फील्ड के लिए। तो अगर आप 12th साइंस स्टूडेंट है, अगर आप कोई भी हेल्थ केयर ग्रेजुएशन का कोर्स अभी कर रहे हैं या आगे पोस्ट ग्रेजुएशन सोच रहे हैं, या आप मेडिकल स्टूडेंट है या आपने एमबीबीएस कर लिया है, सभी के लिए ये पॉडकास्ट बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है। तो चलिए बात करते हैं डॉक्टर अमीद इकबाल सर से। सर, वेलकम ऑन डॉक्टर टॉक्स। और पहले तो आप अभी कहाँ पे, किस प्रोफाइल पे क्या वर्क कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। मैं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटीज के अंदर आज असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग का बेसिकली काम कर रहा हूँ। तो मेरा काम डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को देखना और कोऑर्डिनेट करना है। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि मैं पीएमआर स्पेशलिस्ट हूँ, तो पीएमआर स्पेशलिस्ट के तौर पे एज ए मेडिकल एक्सपर्ट वहाँ मैं काम करता हूँ। तो पेशेंट्स का केयर इंडोर एंड आउटडोर एंड ये सारी चीज़ें वहाँ पे। ओके। और वहाँ पे कुछ दिनों में उस इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर भी था 2 साल के लिए। हाँ, तो फिलहाल मैं वहाँ असिस्टेंट डायरेक्टर। तो आप अभी ऐसे असिस्टेंट डायरेक्टर हैं वहाँ पे। तो सर, पहले तो ये व्हाट इज पीएमआर, काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी प्रोफेशनल्स को, इवन काफ़ी मेडिकल प्रोफेशनल्स को भी इस फील्ड के बारे में इन डेप्थ आइडिया नहीं होगा। तो हाँ, ये सही है काफ़ी हद तक। लेकिन अब हालात बहुत बदल गए हैं। पहले बहुत लोगों को पता नहीं था, पहले बहुत कम डिपार्टमेंट्स थे, और पहले जब हमारा स्ट्रेस हेल्थ एंड लाइफ सेविंग पर था, हाँ, हमारे रिसोर्सेस उतने कम थे, तो हम लोग रिहैब की तरफ देख नहीं पाते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, हेल्थ रिसोर्सेस बढ़े हैं, तो अब लाइफ सेविंग के साथ साथ अब हो रहा है कि डिसेबिलिटी बढ़ रही है। और सिर्फ डिसेबिलिटी ही नहीं, जैसे मान लीजिए एक टेम्पररी तौर पे किसी आदमी को पेन होता है या कुछ होता है, तो उसका मैंडेज बहुत लॉस होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखने के लिए जो ये फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन या पीएमआर जिसको कहते हैं, बहुत से कंट्रीज में इसको रिहेबिलिटेशन मेडिसिन, कहीं इसको फिजियाट्री भी बोलते हैं। ओके। तो पहला डिपार्टमेंट इंडिया में, पहला एक इंस्टीट्यूट 1950s में बॉम्बे में खुला, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। उसके बाद 1960s के आसपास एक डिपार्टमेंट एम्स दिल्ली में आया, और आज के डेट में बहुत से कॉलेजेस में ये डिपार्टमेंट अवेलेबल है, सारे एम्स में, इसके अलावा बहुत से कॉलेजेस में। ओके। तो सर, ये फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, जिसको हम पीएमआर शॉर्टली बोलते हैं, इसमें क्या क्या क्लिनिकल कंडीशंस आप मैनेज करते हो अपने डे टू डे, अपने ओपीडी में? काफ़ी जो भी पेशेंट्स हैं, तो किस टाइप के पेशेंट्स आपके पास आते हैं? देखिए, द मोस्ट कॉमन कंप्लेंट जो हमारे यहाँ आता है वो मस्कुलोस्केलेटल पेन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मस्कुलोस्केलेटल पेन। हमारे पास जो लोग आते हैं, लो बैक पेन बहुत कॉमन है, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द पीपल इन देयर लाइफ एक्सपीरियंस दिस लो बैक पेन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम। उसके अलावा जैसे जैसे लोगों का एज बढ़ता है तो नी पेन होता है, या वर्क रिलेटेड इंजरीज होती हैं, वो होता है। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, जैसे हम कह रहे थे रिहेबिलिटेशन ऑफ द पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज। अब ये डिसेबिलिटी किसी तरह की हो सकती है, एक फिजिकल डिसेबिलिटी हो सकती है, तो ऐसे स्ट्रोक में हेमिप्लेजिया हो जाता हो, या फिर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में पैराप्लेजिया या क्वाड्रिप्लेजिया हो जाता हो, किसी का कोई एम्पुटेशन हो गया। चाइल्डहुड डिसेबिलिटीज बहुत आ रही हैं आजकल, सेरिब्रल पॉल्सी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स आजकल बहुत आ रही हैं। उसके अलावा ऑर्थोपेडिक कंडीशंस, सीटीईवी आते हैं, इस तरह के कंडीशंस आते हैं।
इसके अलावा डिसेबिलिटी विजुअल भी हो सकता है, स्पीच एंड हियरिंग की भी हो सकती है, इंटेलेक्चुअल भी हो सकती है। इसके अलावा जब आप देखेंगे तो रिहेबिलिटेशन की जरूरत ऑलमोस्ट सारे कंडीशंस में है, चाहे वो कार्डियक कंडीशंस हो। एक पेशेंट को एमआई हो जाता है, आप उसकी सर्जरी करते हैं या उसका ये करते हैं, पीटीसीए करते हैं, उसके बाद भी उसको रिहैब की जरूरत पड़ती है। एंजियोप्लास्टी करते हैं, उसके बाद भी उसको रिहैब की जरूरत पड़ती है। किसी आदमी को कैंसर का ट्रीटमेंट हो गया लेकिन वो अपना डे टू डे एक्टिविटी नहीं कर पा रहा है, उसको भी जरूरत पड़ती है। बहुत से कंडीशंस ऐसे हैं जिनमें छोटी छोटी सर्जरीज करनी पड़ती हैं। हाँ। उसके बाद तब आप उसको वापस रिहैब में ले आते हैं। तो ऑलमोस्ट ये सारे कंडीशंस हैं जहां पे ट्रीटमेंट खत्म होने के बाद भी आदमी का लाइफ नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। तो वैसे कंडीशंस का मैनेजमेंट हम लोग करते हैं। तो मतलब ये बहुत ही ब्रॉड एरिया है। डेफिनेटली एक मुझे जैसे अभी आप बता रहे हो उस हिसाब से कार्डियोलॉजी से लेके ऑन्कोलॉजी, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, ट्रॉमा, ऑलमोस्ट मतलब ऑल दी स्पेशलिटी में कहीं ना कहीं पीएमआर का रोल है, जरूरत है। राइट, ये सही है, सही। गुड। और तो सर, अब इतने सारे स्पेशलिटी में सभी जगह पे सभी टाइप के पेशेंट में कहीं ना कहीं रिहेबिलिटेशन का रोल है, तो ऑफ कोर्स इसको मैनेज करने में टीम लगती होगी। तो वो क्या है टीम वर्क, और कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल है? डॉक्टर्स ऑफ कोर्स तो है ही, राइट, इसके स्पेशलिस्ट, पर उसके अलावा कौन कौन से ऐसे प्रोफेशनल है? ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं कि ये एक टीम वर्क है और एक आदमी से पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ही कोई आदमी आपके पास आता है, मान लीजिए उसको कोई वीकनेस है, तो उस वीकनेस को इम्प्रूव करने के लिए आप कहते हैं ना, स्ट्रेंथ लाने की जरूरत है, पावर लाने की जरूरत है। तो और पेन का रिलीफ, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आदमी पेन फ्री हो जाएगा तो उसका लाइफ बहुत इजी हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि वो डिसेबल्ड है, उसके लिए फिजियोथेरेपी की जरूरत है। वो डिफरेंट मोडालिटीज यूज करते हैं, मैनुअल हो सकता है, मशीन यूज हो सकता है, वो करते हैं, उससे वो इम्प्रूव होता है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी आदमी के काम को करने के लिए। जैसे वो आदमी, उसका हैंड फंक्शंस कैसा है, पर्टिकुलर जैसे स्ट्रोक के बाद उसके हाथ प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहे हैं, वो ठीक तो हो गया, उसकी बीमारी तो ये हो गई, लेकिन वो अपने काम पे वापस नहीं जा सक रहा है, तो उसके हैंड फंक्शंस कैसे काम कर रहे हैं, उसके एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, हम रोज सुबह उठते हैं और अपने जो सारे काम करते हैं इनको वो कैसे करेगा। इसके अलावा आज के डेट में चाइल्डहुड डिसेबिलिटीज बहुत हैं, उसमें भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है। तो ये है। तीसरी चीज, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड है हमारा। जैसे मान लीजिए कि हम लोग रोज देखते हैं कि कोई आदमी एक कॉलर पहना हुआ है या कमर में एक बेल्ट लगाए हुए है, या हाथ में कुछ हो गया है, उंगली में छोटा सा किए हुए। पहले पोलियो होता था तो लोग कैलिपर पहने रहते थे। हाँ। या ये तो ऑर्थोटिक्स हुए, और जैसे पैर कट गया तो एक पैर लगाना है, हाथ नहीं रहा तो एक हाथ लगाना है। तो इन सारी चीजों में भी आज के डेट में बहुत प्रोग्रेस हुआ है, बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी काम कर रही है। प्रोसेस और इसका बहुत बड़ा रोल है। इसके अलावा स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच में हियरिंग इम्पेयरमेंट में उनको किस तरह से हम इम्प्रूव करेंगे, विजुअल इम्पेयरमेंट में हम उनको किस तरह की ट्रेनिंग देंगे, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में बच्चे का इंटेलेक्चुअल ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसको कैसे करेंगे। इसके अलावा अगर एक आदमी को हमने ये सारी चीजें कर दी तो अब समाज में वो वापस कैसे आएगा। तो समाज में उसको वापस लाने के लिए हमें तैयार करना है कि हम एजुकेशन में उसकी मदद करें, अगर उसको कोई ट्रेनिंग देनी है तो ट्रेनिंग दें, अगर उसको कोई जॉब कहीं पे चाहिए तो वो मुहैया कराएं, ताकि वो आदमी एक समाज का इंडिपेंडेंट अर्निंग मेंबर हो और दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं हो। और उसमें जो काम करने वाले प्रोफेशनल्स होंगे वो क्या डेजिग्नेशन पे किस तरह से काम कर रहे होंगे? देखिए, जैसा कि हमने कहा कि डॉक्टर्स रहते हैं और साथ में, उसको कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो मैंने आई थिंक ध्यान में आ रहा है
कुछ डिफरेंट टर्मिनोलॉजी भी डॉक्टर के लिए भी यूज होती है। हाँ, कुछ लोग फिजियाट्रिस्ट बोलते हैं, हालांकि ये बहुत कॉमनली इंडिया में यूज नहीं नहीं होता होता है। है, यूएस में वेस्टर्न कंट्री में होता है। यूएस में कहीं कहीं यूज होता है। यूके में कुछ लोग इसको रिहेबिलिटेशन मेडिसिन बोलते हैं, बट मोस्ट कॉमनली एक्सेप्टेड टर्म इज फिजिकल मेडिसिन एंड फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन। और राइट, और उसके अलावा नर्सिंग और ये इसके अलावा रिहेबिलिटेशन नर्सेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो कॉमन नर्सिंग कोर्स है वो इक्विप नहीं है रिहेबिलिटेशन से। तो रिहेबिलिटेशन नर्सिंग के भी कोर्सेस हैं जो लोग स्पेशलाइज्ड हैं रिहेबिलिटेशन में काम करने। ओके, तो इस तरह के हैं। और जैसा कि हमने कहा कि फिजियोथेरेपी के लिए बैचलर और मास्टर्स लेवल के कोर्सेस हैं, इसमें लोग पीएचडी करते हैं। सिमिलरली ऑक्यूपेशनल थेरेपी के लिए भी हैं, प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स के लिए भी हैं, स्पीच थेरेपी के लिए भी कोर्सेस हैं। इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का भी रोल है। हाँ, तो ये जो सारे कोर्सेस हैं ये +2 के बाद के हैं। ओके, आपने +2 किया है और +2 के बाद आप डिफरेंट एरियाज में जाते हैं, जहां आप अपना ये सिलेक्ट करते हैं और किस में ग्रेजुएशन करते हैं, उसी में मास्टर्स करते हैं। तो सर इसी के रिगार्डिंग मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि अभी कोई 12th का स्टूडेंट ये पॉडकास्ट देख रहा है, राइट, वो चाहे हो सकता है 12th साइंस का स्टूडेंट हो, आर्ट्स का हो, मोस्टली साइंस के काफ़ी सारे कोर्सेज होंगे, पर ऑफ कोर्स साइकोलॉजी है तो कहीं ना कहीं आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए कुछ आर्ट्स वाले उसके लिए पाथ होगा, तो उसको किस तरह से इस फील्ड में अप्रोच करना चाहिए, उसके लिए क्या आप एडवाइस करोगे? देखिए, सबसे पहले एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए, एमबीबीएस स्टूडेंट्स अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं तो उनको नीट पीजी के थ्रू एमडी करना होगा। एमडी, हाँ, या फिर डीएनबी एंट्रेंस देके ये करना होगा। वो कर सकते, तो दोनों अभी तो सेम एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में एडमिशन, वो उससे जा सकते हैं, डीएनबी कर सकते हैं। 2-4 इंस्टीट्यूट्स डीएनबी ऑफर करते हैं और तकरीबन 30 से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स आज के डेट में एमडी ऑफर कर रहे हैं। तो फिर भी आई थिंक पूरे इंडिया में 600 प्लस मेडिकल कॉलेजेस है, उसमें से 30 to 40 मैक्स टू मैक्स में भी अपडेटेड है, तो भी 30 to 40 कॉलेजेस ही ओनली एमडी फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन के कोर्स ऑफर कर रहे हैं। जी, एक ये है। उसके बाद चाहे तो वो कुछ फेलोशिप्स कर सकते हैं, जैसे पेन मैनेजमेंट में फेलोशिप या न्यूरोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन। कुछ लोग सर्जरी करते हैं, छोटी जो सर्जरी, सॉफ्ट टिश्यू सर्जरीज करते हैं लोग। और कुछ लोग स्पोर्ट्स मेडिसिन का कुछ स्पेशलाइजेशन करते हैं। इस तरह ये हुआ। इसके अलावा और जो बच्चे हैं, जैसे तो जिन्होंने मतलब फिजिक्स, जिसको एमबीबीएस में एडमिशन नहीं मिला, तो बाई चॉइस भी जा सकते हैं। हाँ, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाई चॉइस ही जाते हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी अगर पढ़ते हैं तो उनके लिए और बहुत सा ऑप्शंस है कि वो फिजियोथेरेपी में जा सकते हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जा सकते हैं, प्रोस्थेटिक्स ऑर्थोटिक्स में जा सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन में जा सकते हैं, स्पेशल एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, स्पीच एंड हियरिंग में जा सकते हैं। तो ये सारे कोर्स, अगर उन्होंने मैथ्स से पढ़ा है तो वो प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स में भी जा सकते हैं। मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स दोनों एडमिशन एलिजिबल है, दोनों एलिजिबल हो जाते हैं बीएससी इन प्रोस्थेटिक्स एंड ऑर्थोटिक्स के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि दोनों स्ट्रीम के बच्चे इसमें आ सकते हैं, क्योंकि इसमें वो इंजीनियरिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है, तो वो इसमें, क्योंकि डिवाइस वगैरह उसकी इंजीनियरिंग वो सब जरूरी है। और तो फिर सर, कोई भी 12th साइंस का स्टूडेंट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि जैसे हम भी जब एडमिशन लेते थे तो क्या है कि पूरा हमारे आसपास एनवायरनमेंट ऐसा ही बनता था कि पहले तो एमबीबीएस, उसमें नहीं मिला तो बीडीएस में नहीं मिला तो आयुर्वेदा या होम्योपैथी, कोई विदाउट एनी थॉट प्रोसेस। मुझे लगता है आई थिंक मेजॉरिटी स्टूडेंट आयुर्वेदा लेना है तो क्यों, होम्योपैथी लेना है तो क्यों, वह नहीं मिला तो फिजियोथेरापी, मतलब वो फिर पूरा सीक्वेंस सालों से यही हो रहा है। उसमें इस एडमिशन ट्रेंड में आपका क्या ऑब्जर्वेशन है? आई एम श्योर कि आप कुछ ना कुछ उसमें इंसाइट दो उस स्टूडेंट को कि अगर मैं
शायद फिजियोथेरापी करूँ और आयुर्वेदा किया, और उसके कंपैरिजन में इस फील्ड में जो अभी हमने बात कर रहे हैं उसका कंपैरिजन में कुछ आप। आने वाला जमाना रिहैब का है, तो हर आदमी को यह समझना चाहिए, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जैसे जैसे हेल्थ सैचुरेट हो रहा है, सैचुरेशन कहना ये है, मगर हमारे हेल्थ का कंडीशन पहले से बहुत इंप्रूव किया है, और जैसे जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे एजिंग हो रहा है, तो एजेड पॉपुलेशन बढ़ रहा है, इन लोगों को रिहैब की जरूरत है। वो चाहे मस्कुलोस्केलेटल हो या हियरिंग का हो या और कुछ हो या इंटेलेक्चुअल। दूसरा, चाइल्डहुड डिसेबिलिटीज पहले नेग्लेक्ट होती थी क्योंकि लोगों के पास उतने रिसोर्सेस नहीं थे। आज के डेट में रिसोर्सेस भी अवेलेबल हैं और लोग कॉन्शियस भी हो गए हैं। लोग जानने लगे हैं कि इन चीजों को थोड़ा ठीक किया जा सकता है, 100% तो नहीं, लेकिन काफी हद तक उस बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा एरिया है जिसमें सारे बच्चे एक्सप्लोर कर सकते हैं, और बहुत से लोग, कोई जरूरी नहीं है कि जॉब ही करें, प्राइवेट प्रैक्टिस में एक्सेल कर रहे हैं। ओके, हाँ, इन ऑल दीज एरियाज बच्चे अपना एक क्लिनिक कर रहे हैं, अपना प्राइवेट कंसल्टेंसी कर रहे हैं, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड। तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाँ, मतलब भले ही ना वो डॉक्टर ऐसा कुछ क्रेज की जरूरत नहीं है, आप अपना क्लिनिक एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल इस फील्ड में भी कर सकते हो, यही मैं उसमें मैसेज। मेरा जहां तक मानना है कि ये इस बात पर नहीं डिपेंड करता है आपका करियर कि आपने क्या पढ़ा है, इस पर डिपेंड करता है कि आपने जो पढ़ा है उसमें आप कैसा कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट। ये मेरा क्वेश्चन इसलिए था क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट को, इवन ये मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया है कि आगे जो नाम के आगे जो डॉक्टर आता है ना, मतलब फिर आयुर्वेदा, होम्योपैथी या डेंटल के बाद भी उसका क्रेज होता है, और फिर वो उसी जनरेशन से जो भी ट्रेंड आता है उसी में वो कुछ नया एक्सपेरिमेंट या कोई नई चीजों को एडॉप्ट नहीं कर पाते हैं। मेरे ख्याल से समाज में अब बहुत बदलाव आ रहे हैं, एंड ऑल स्पेशलिटीज आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड इन द सोसाइटी, एंड ऑल स्पेशलिटीज आर बीइंग गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस, और हर स्पेशलिटी का एक डेफिनेट रोल है जो दूसरा आदमी नहीं कर सकता है। तो मेरे ख्याल से हर वो आदमी जो सोचता है कि हम एक ही काम करें, तो ये मुश्किल है। फिर हम कहते हैं कि आप काम क्या कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता है, आप काम कैसा कर रहे हैं ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दैट्स अ वेरी गुड इनसाइट फॉर द स्टूडेंट्स। तो अब सर, जैसे ये फील्ड प्रोफेशनल्स के लिए तो नया है ही, इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो ऑफ कोर्स इसमें जो भी पेशेंट्स को ज़रूरत है ये प्रोफेशनल्स की, उनको भी इतना अवेयरनेस नहीं होगा, तो आप कैसे पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं? इसमें जब पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, तो जैसे मान लें कि उनको किसी को पैरालिसिस हो गया है या और कोई दिक्कत हो रही है, तो पहला सवाल रहता है कि हम नॉर्मल तो हो जाएंगे, हम ठीक तो हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज है उसकी काउंसलिंग, क्योंकि रिहेबिलिटेशन का डेफिनेशन कहता है कि इट इज अप टू द मैक्सिमम कैपेबिलिटीज ऑफ द पर्सन। तो उसकी जितनी कैपेबिलिटी बची है उसको यूटिलाइज करके उसको मैक्सिमम इंडिपेंडेंट करना है। तो ये चीज सबसे पहले उसके जहन में जानी चाहिए कि हाँ, ये पॉसिबल है, रिहैब के थ्रू काफी हद तक बैक टू नॉर्मल वो हो सकता है। और दूसरी चीज कि 100% होगा ये जरूरी नहीं। ऑफ कोर्स, हाँ, ये दो चीजें उनको समझानी पड़ती है। दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, सस्टेनेबिलिटी, कि उनको लगातार हमारे कांटेक्ट में रहना है, ये चीज उनको समझना जरूरी है। हाँ,
अदरवाइज वो अगर शुरू में कुछ दिन रहें और उसके बाद छोड़ दें किसी वजह से, ये फाइनेंस एक बहुत बड़ा इशू होता है। हाँ। क्योंकि अगर घर का एक ही अर्निंग मेंबर था, उसी को प्रॉब्लम हुआ है, घर में रिसोर्सेस नहीं हैं, बाकी सारे लोग उस पर डिपेंडेंट थे, तो यहाँ पे रिहैब थोड़ा डिसकंटिन्यू होने का डर रहता है। ये सारी चीजें हैं जो हमारे लिए कभी चैलेंजेस पैदा करती हैं। दूसरा सर इसी में कि हाउ कैन पेशेंट्स अप्रोच टू पीएमआर स्पेशलिस्ट? हमारे जैसा कि हमने कहा कि हमारे बहुत से मेडिकल कॉलेजेस में डिपार्टमेंट्स हैं। आप अगर आज के डेट में देखेंगे तो बंगाल में ऑलमोस्ट सारे मेडिकल कॉलेजेस में हैं, केरला में सारे मेडिकल कॉलेजेस में हैं, बिहार में ऑलमोस्ट सारे मेडिकल कॉलेजेस में हैं, और सारे एम्स में हैं। और जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स आप देखेंगे जैसे सफदरजंग में है या किंग जॉर्ज है, अपने बहुत से कॉलेजेस में, सारे कॉलेजेस का नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन बहुत जगह डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन तब भी अगर किसी आदमी को चाहिए कि हमारे नियरेस्ट ये फैसिलिटी कहाँ अवेलेबल है, क्योंकि बहुत से प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी है ये, तो आप हमारे वेबसाइट पर जाए, वेबसाइट ऑफ द इंडियन एसोसिएशन ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहेबिलिटेशन, IAPMR। तो उनके वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको इस स्पेशलिटी के बारे में पता चलेगा। और एक ऑप्शन है फाइंड अ फिजियाट्रिस्ट। तो आप जब वहां फाइंड अ फिजियाट्रिस्ट में जाएंगे तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि आपके शहर में या आपके नियरेस्ट किस जगह पे एक PMR स्पेशलिस्ट आपको अवेलेबल है। मिलेगा। तो वो इट्स अ गुड, तो ये बहुत अच्छा है। लोग हमारे वेबसाइट पर जा सकते हैं एसोसिएशन के और वहां पे देख सकते हैं। ओके। और ये ऑथेंटिकेट भी हो जाएगा, मतलब ये ऑथेंटिकेटेड है। हाँ, हाँ, रजिस्टर्ड जी, रजिस्टर्ड PMR स्पेशलिस्ट वहाँ पे है। और तो दूसरा आपने सर बात की कि पेशेंट के पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं, अर्निंग मतलब फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट आ जाएगी। तो इसी डायरेक्शन में मैं पूछना चाहूँगा कि गवर्नमेंट इस फील्ड में या इस पेशेंट्स के लिए क्या कर रही है, क्या क्या इनिशिएटिव ला रहे हैं? अगर हम दिव्यांगजन की बात करें, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज की बात करें, तो सरकार ने एक डिपार्टमेंट ही खोल रखा है इनके लिए। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट में डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। ओके। एंड इट इज हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल। तो सरकार ने 8-10 इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज के लिए। लोकोमोटर के लिए अलग, विजुअल के लिए अलग, हियरिंग एंड स्पीच के लिए अलग, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के लिए अलग, यहाँ तक कि इंडियन साइन लैंग्वेज के लिए अलग इंस्टीट्यूट है। तो इस तरह के ये सारे इंस्टीट्यूट्स पूरे हिंदुस्तान में हैं। इसके अलावा और छोटे छोटे कंपोजिट रीजनल सेंटर्स हैं इनके लिए। सरकार ने कानून लाया है, द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट। उसके तहत उनको एजुकेशन में, उनको जॉब्स में फैसिलिटी दी, उनको ट्रैवल के लिए फैसिलिटीज दी गई हैं, और इसके अलावा उनको सॉफ्ट लोन्स का इंतज़ाम है, उनके स्किल ट्रेनिंग का इंतज़ाम है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडाइज्ड रेट में एड्स एंड अप्लायंसेस देने का इंतज़ाम है। तो ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से हो रही हैं। उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं कहूँगा कि फैसिलिटीज जब आप अवेल करने लगते हैं तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत होती है, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट के वो काम नहीं होता है। तो हम लोगों को पता होगा कि एक मेडिकल बोर्ड बैठता है और डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलती है। तो एक आदमी को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट मिलता है, वो गवर्नमेंट के वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन करता है, उसका एक यूनिक डिसेबिलिटी ID बनता है, इसको UDID बोलते हैं। तो वो सरकार के डेटाबेस में चला जाता है और तब उससे एक कार्ड अवेलेबल होता है जिससे वो सारी फैसिलिटीज को अवेल कर सकता है। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यूनिक डिसेबिलिटी ID वो पूरे इंडिया में कहीं भी अगर वो एक बार बस हो गया तो कहीं पे भी उसको उसके रिलेटेड फैसिलिटी वो फैसिलिटीज को अवेल कर सकते हैं। और अब जैसे गवर्नमेंट इतने इनिशिएटिव ले रहे हैं, इतनी इस फील्ड में इतना इनिशिएटिव, इतना काम कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स इस फील्ड में एक प्रोफेशनल्स की रिक्वायरमेंट भी ऑफ कोर्स बढ़ेगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जितने
रिहैबिलिटेशन इंस्टीट्यूट्स या सेंटर्स लगातार खुलते जा रहे हैं, जैसे उतने ही अच्छे प्रोफेशनल्स की जरूरत बढ़ती जा रही है। और फिर मैं यहाँ यही चीज कहने वाला हूँ कि अगर आप अपना काम अच्छे से करते हैं, अच्छे से जानते हैं, तो आप अच्छी जगह जाएंगे। हाँ। तो ये बहुत जरूरी है। इसीलिए बार बार मेरा ये कहना है कि प्रोफेशन आप जो भी करें उसको अच्छे से करें, उसी में एक्सेल करें। एक मैसेज आपकी ओर से एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए और 12th साइंस स्टूडेंट्स के लिए, व्यूअर्स के लिए, लास्ट आपकी ओर से करियर रिलेटेड मैसेज। काम सभी लोग करते हैं, प्रोफेशन सब कोई करता है, लेकिन ये रिहैब एक ऐसा प्रोफेशन है, ये वन ऑफ द नोबलेस्ट काम है, जिसमें आप अपने लाइवलीहुड के साथ समाज की ऐसी सेवा कर रहे हैं जो शायद किसी दूसरे फील्ड में आपको ये सेटिस्फेक्शन हो। कम से कम हम अपने बारे में कह सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और काफ़ी अच्छा इंसाइट था, और आई होप कि व्यूअर्स को ये रिहेबिलिटेशन मेडिसिन, पीएमआर या फिजिकल मेडिसिन रिहेबिलिटेशन या फिजियाट्री, जो भी हम इस फील्ड में कहें, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, पर अल्टीमेटली एक क्लैरिटी है इस फील्ड में कि मिली होगी, तो काफ़ी उनको जब भी अपने करियर में ज़रूरत लगी तो ये पॉडकास्ट से वो काफ़ी कुछ उनको रेफरेंस मिल सके, वही आशा के साथ हम इसको कंक्लूड करते हैं। सर थैंक यू वेरी मच।